अपना डाउनफॉल भी आता है कि यार मुझे यूनिक सोल्यूशन नहीं आ पा रहा, मैं कहीं फंस रहा हूँ। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब आपका नेटवर्क और कोलैबोरेशंस काम आता है। प्रॉब्लम गूगल से उठाना चाह रहे हैं, गूगल आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। गूगल पे वो चीज अवेलेबल है जो ऑलरेडी मार्केट में सर्च में है। तो हो सकता है आप किसी कंपटीशन का पार्ट बन जाए आने वाले टाइम। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। उसे क्विक सॉल्यूशंस चाहिए एकदम, कि कोई चीज अटकी है तो बहुत जल्दी उसे रिमूव करना है। मतलब आप हमारी जो माइंडसेट होना चाहिए वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके देन उसमें यूनिक सॉल्यूशंस देने का होना चाहिए। क्या होता है इनोवेशन? आसान भाषा में कुछ नया, सबसे अलग, जिसे पहले कभी किसी ने किया ना हो। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। आज इस पॉडकास्ट में हम इनोवेशन और स्टार्टअप सक्सेस के बारे में जानेंगे। देखा जाए तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सभी एक इनोवेटिव आइडिया के साथ मार्केट में आती हैं, जैसे गूगल, टेस्ला, अमेजॉन, एप्पल। ये सभी एक यूनिक इनोवेटिव आइडिया के चलते स्टार्टअप बनाते हैं। लेकिन इस इनोवेशन को सक्सेस बनाने के लिए चाहिए होती है गाइडेंस। और आज हमें ये प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं मिस्टर आलोक पांडे। आलोक जी अटल इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी दिल्ली के सीईओ हैं और साथ ही एक टेक्निकल काउंसलर भी हैं। आलोक पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ अपने ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स, बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता हो, उसमें बच्चों की मदद करते हैं। बाकी हम आलोक जी से ही जान लेते हैं। हाय आलोक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, नमस्कार। आलोक जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में इनोवेशन को कैसे डिफाइन करते हैं और ये सक्सेस को ओवरऑल कैसे डिफाइन करता है? इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक सेंटर है, एक हार्ट कह लीजिए। क्योंकि मैं इसमें 2-3 बातें क्लियर करना चाहूंगा ऑडियंस को भी और स्पेशली यूथ को। और यूथ को भी जो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटी से बिलोंग करते हैं बेसिकली। सो कहीं ना कहीं इनोवेशन स्टार्टअप कल्चर का एक हार्ट है। इंडिया में 2 तरीके से बिजनेस को हम देख सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स भी, कई सारे पेरेंट्स अपने बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स भी अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं या किसी भी जनरेशन में किसी भी एज का कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो मार्केट में बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, उनको मार्केट रिसर्च करके वो बिजनेस भी ट्रेडिशनल स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टअप को बहुत अलग रखा गया। जो प्रोजेक्ट किया गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो आफ्टर 2014 में अगर आप देखेंगी तो 15-16 से स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर वो एक बज वर्ड की तरह लिया गया। ऑल्दो मैं ये भी कहना चाहूंगा एंटरप्रेन्योरशिप से भी थोड़ा ऊपर रखा गया है। यूथ ने एंटरप्रेन्योरशिप को भी इतना एक्सेप्ट नहीं किया जितना कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में वो कूद के आए हैं और उसमें उन्होंने जंप लिए, उस बज वर्ड को, उससे ट्रैक्शन बढ़ा है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो ऐसा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया उस चीज को लाके तो लोग उसके अंदर उतरना चालू हो गए। उसका जो पीछे बैकग्राउंड या कॉन्सेप्ट था वो इनोवेशन ही था। वाई इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्टअप, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में बहुत सारे पिछले 10 सालों में जो हमारी सरकार ने या माननीय प्रधानमंत्री जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं, वो हर सेगमेंट को, हर सेक्टर को सोच के लिया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर भी है तो उन्होंने सोचा कि टेक्सटाइल सेक्टर्स में क्या हो सकता है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा खादी विभाग भी था, खादी को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया लाके। एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस उन्होंने रखा आके, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखा। वो सारी रिसर्च करी गई थी कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंडिया में ज्यादा, खुद का मेक इन इंडिया प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा है, खुद इंडियन मशीन्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं, लार्जली क्यों हम चाइना पे, जापान पे, स्विट्जरलैंड पे, दूसरे ऑटोमोटिव कंट्रीज पे या सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, क्यों हम अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। सो कहीं ना कहीं उसका एक रीजन था कि हमारे जो एक इनोवेशन था वो बड़ी सिटी तक, मेट्रो सिटी के स्टूडेंट्स तक, आईटी एंड आईटी तक सीमित था कि वहीं वो हो रहा है। वो जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 जो गांव के बच्चे हैं, ग्रामीण विलेजेस एरियाज में हैं, वहां तक वो एजुकेशन का एक ब्रिज नहीं बन पा रहा था, वो कनेक्ट नहीं बन पा रहा था। उसके बहुत सारे रीजंस थे। इसीलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, स्टार्टअप कल्चर को पेनिट्रेट करने का सोचा कि क्यों ना ये टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सबको, सबका साथ सबका विकास, मतलब सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ, इक्वल मेंटरशिप के साथ, इक्वल रिसोर्सेज के साथ
उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो लोग अपने इनोवेशंस के, हर किसी का जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आप किसी एक चीज को सोचती हैं, एक प्रॉब्लम के आपके सामने है तो उसको आप डिफरेंट तरीके के सोचेंगी, एक कोई दूसरा है वो से डिफरेंट तरीके का सोचेगा। तो जब इंडिया लार्जली यूथ डिपेंडेंट है, पूरी कंट्री यो युवाओं पर निर्भर कर रही है, तो उनका कॉन्सेप्ट यही था, अगर हम सारे युवाओं को एक साथ लेके आए और उनके सामने डिफरेंट सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स को रखें और उसके ऊपर उनसे सॉल्यूशंस मांगे, सॉल्यूशंस कॉल करें, तो हो सकता है कि बहुत यूनिक और इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो सामने आए। तो पहली चीज होती है कि किसी भी प्रॉब्लम्स को समझ के उसको फोकस करना, उसके ऊपर सॉल्यूशंस देना। तो आइडिया जनरली किसी के माइंड में भी आ सकता है, आपके दिमाग में भी 10 आइडिया आ सकते हैं किसी प्रॉब्लम को देख के, मेरे दिमाग में भी 10 आइडिया आ सकते हैं किसी प्रॉब्लम को देख के। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस आइडिया को नर्चर करना, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना, उसे ऐसी गाइडेंस देना, उसे एक मेंटरशिप देना, उसके पीछे क्या क्या चीजें लगेंगी कि वो आइडिया प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो, फिर वो एक एमवीपी स्टेज तक आए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में बने, और फिर वो एक सेलेबल प्रोडक्ट बने मार्केट में, कि जब एक स्टूडेंट्स ने एक आइडिया दे ही दिया है तो उसको एक प्रिजर्व करके एक प्रोडक्ट के रूप में लेके आके उसे मार्केट तक, मार्केट डिमांड तक या सोसाइटी तक पहुंचाना। क्योंकि लार्जली बिजनेस कोई भी हो वो ऑडियंस से ही जुड़ा हुआ होता है। सो जितना ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट होगा किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जितना यूनिकनेस होगी, जितना इनोवेशन स्मॉल होगा, जितनी R&D इन्वॉल्व होगी उस इनोवेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टार्टअप के सक्सेस होने के चांस उतने बढ़ेंगे। अगर स्टार्टअप की, अगर एक सिंपल एक साइकिल को देखा जाए तो स्टार्टअप की साइकिल है कि प्रॉब्लम सामने आई, किसी ने भी उसके ऊपर एक आइडिया जनरेट किया, उसे प्रिजर्व किया गया, उसका प्रोटोटाइप बनाया गया, और देन उसे एक कंपनी फॉर्मेशन की गई, देन उसे एमवीपी स्टेज तक लाया गया, एमवीपी के बाद उसे मार्केट में लॉन्च किया गया, लॉन्च के बाद उसको एक अर्ली ग्रोथ उसके अंदर देखी गई, अगर ग्रोथ आ रही है मार्केट में तो उसे एक्सपेंड किया गया वी शेप में, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज ली, फंडिंग क्रिएट करी गई, और फिर उसे एक सस्टेनेबल बिजनेस के तौर पे मार्केट में लॉन्च किया गया। तो ये होल इकोसिस्टम है। जितनी ज्यादा मेहनत यूथ अगर स्टार्टिंग में कर लेगा, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में कर लेगा और उसको इनोवेटिवली क्या इसका यूनिकनेस सॉल्यूशन हो सकता है, अगर मैं तो कहता हूं 70% मेहनत भी उसने वहां कर ली तो बाकी की साइकिल में उसे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और जितना यूथ स्टार्टिंग में जल्दबाजी करेगा, स्टार्टअप देखा देखी स्टार्टअप सिस्टम में कूदने की, और स्टार्टिंग में मेहनत नहीं करेगा, वो कोई भी प्रॉब्लम पिक कर ली, कोई भी उसका सोल्यूशन ले लिया और बस हाँ स्टार्टअप में कूदना है, मुझे स्टार्टअप करना है, तो लेटली जो साइकिल है एंड तक की सस्टेन कराने की, उसमें उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएंगी। अगर आगे की जर्नी आप बहुत ज्यादा आसान, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्च करने की, वहां तक आप बहुत स्मूथ रखना चाहते हैं, तो इनिशियल जो आपको मेहनत करनी है वो इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम को एग्जैक्ट डायग्नोस करने की और उसका एक यूनिक सॉल्यूशंस बनाने पे करनी है। आप 70 से 80% मेहनत वहां कीजिए, उसके बाद आगे की साइकिल आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जानी है। और अगर आपने इसका रिवर्स किया कि आपने केवल 20-25% स्टार्टिंग में मेहनत करी, तो आप मान के चलिए कि 70 से 80% मेहनत आपको बाद में करनी पड़ेगी, और हो सकता है वो स्टार्टअप सक्सेस हो भी ना, हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो एक अर्न कर जाए, मार्केट में पैसा कमा जाए 1-2 साल, बट उस सस्टेन नहीं हो, वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं बन पाएगा कभी ना कभी। तो इसीलिए इनोवेशन उस स्टार्टअप इकोसिस्टम का हार्ट है। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंटली और बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस पे देखना पड़ेगा आज के यूथ। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है आलोक जी। और जो मैं कंक्लूड कर पाई हूँ, जो जितना भी आपने अभी समझाया मुझे, कि आइडियाज, इन्वेंशन और रिसर्च, ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आलोक जी, आपने इतने साल इंक्यूबेशन सेंटर में अपने बिताए हैं, तो आपके अनुभव से ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या मैं कहूँ स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं, वो भी आज के बिजनेस लैंडस्केप को देखते हुए, ताकि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड हो? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये यूथ को समझना भी जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेटजीज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर मैं मतलब सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं किसी भी स्टार्टअप के फाउंडर को, फाउंडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस किसी भी फाउंडर का विजन, और दूसरा उसके साथ मैं जोड़ूंगा, जो मेरी स्टार्टअप के कई सारे फाउंडर से बात हुई है अब तक, एक जिद। तो उनके अंदर जिद है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का यूनिक सॉल्यूशंस देने की। अब मैं आपके ही चैनल के माध्यम से यूथ तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो मैं कमी देख पा रहा हूं बच्चों के अंदर आज की डेट में, जो कि अभी कॉलेज कैंपसेस में बच्चे हैं, जो कॉलेज कैंपस में भी सोच रहे हैं इन चीजों को या सोच भी नहीं पाए, वो प्रॉब्लम पे काम नहीं करना चाह रहे। अगर सबसे पहली उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स या अपनी स्ट्रेटजीज, दोनों कुछ भी कह लीजिए, उसे अपने अंदर इनबिल्ड करनी है। दे हैव टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स वो कहां से सर्च करना चाह रहे हैं, वो प्रॉब्लम गूगल से उठाना चाह रहे हैं।
गूगल आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। गूगल पे वो चीज अवेलेबल है जो ऑलरेडी मार्केट में सर्च में है, वो भी उन्हीं चीजों की एल्गोरिथम पे रन करके आपको दे रहा है। तो हो सकता है आप किसी कंपटीशन का पार्ट बन जाए आने वाले टाइम में। तो आपको अवॉइड करना है कि मैं किसी कंपटीशन का पार्ट नहीं बनना, मुझे अपना खुद का एक पिलर क्रिएट करना है। तो यू हैव टू वर्क आउट द प्रॉब्लम्स। तो इसका बहुत सिंपल सी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, बहुत सिंपल सी है कि सबसे पहले तो आप मार्केट रिसर्च कीजिए कि आपका खुद का इंटरेस्ट एरिया क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ डिपेंडेंट पूरी इंडिया है, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड भी अलग है। कोई फार्मर बैकग्राउंड से आता है, कोई सर्विस सेक्टर के बैकग्राउंड से आता है, किसी के पापा कभी गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं, किसी के फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, किसी के वर्कर भी हो सकते हैं, डिफरेंट, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आएगा, कोई डेंटल बैकग्राउंड से आएगा। तो एक तो प्लस ये जाता है कि आपको उस बैकग्राउंड की नॉलेज होगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपका कल्चर, आपने बचपन से बढ़ते हुए उस बैकग्राउंड को आपने देखा है, फील किया है आपने। तो पहली मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिस भी सेक्टर पे आपका फोकस है या जहां पे आपको इजीली स्मूथली नॉलेज मिल सकती है, उस सेक्टर के चैलेंजेस को फाइंड आउट कीजिए कि उस सेक्टर में चैलेंजेस क्या है। आपको कोई नहीं कह रहा कि आपको कोई टीचर लेके जाए या कोई आपका इंडस्ट्रियल टूर होगा तब जाइए, यू आर फ्री। आप, जैसे मोदी जी ने भी कहा कि 2047 विकसित भारत की तरफ हमें खुद इंक्लाइन होना है, अपनी सोच हमें डाइवर्ट करनी है। हम कुछ भी एक स्टेप उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके चैलेंजेस को कैसे सॉल्यूशंस दे पा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे पा रहा है, जहां से हमारा एक नेशन बिल्डअप हो रहा है। तभी जाके कहीं ना कहीं 2040 तक हम विकसित भारत की तरफ सोच सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने चीज को। तो सेल्फ मोटिवेट होकर आपको उस सेक्टर में जमीनी लेवल पे उतरना पड़ेगा। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, किसी का फार्मर बैकग्राउंड है, वो हो सकता है कि जाए अपने गांव में, दूसरे के गांव में, दूसरे शहरों के गांव में जाके विजिट करे, खेतों पे जाए, देखे कि किसान कैसे मेहनत करता है, कैसे फसलें उगा रहा है, कैसे वो क्या कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी अपने अपने ही एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, उन्हें टेक्नोलॉजी नहीं पता, वो टेक्नोलॉजी कंफर्ट नहीं है। टेक्नोलॉजीज कैसे उनकी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, उनको बदल सकती है, या आपको उनको अवेयर कराना है। कितनी खेती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये अगर एक तरीके की खेती कर रहे हैं तो क्या 4 तरीके की खेती करके ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं उस चीज को लेके, या हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से स्मार्ट इक्विपमेंट बना के उनकी खेती करने के तरीकों को क्या आसान कर सकते हैं। ये बच्चा तब समझेगा जाके जब वो ग्राउंड पे उतरेगा, उनसे मिलेगा, उनसे 4 बातें करेगा। तो अपनी टीम बना सकते हो दोस्तों की। आप इधर उधर, मैं बहुत एक वैसी लैंग्वेज में कहूं कि आप रील बना रहे हो स्टेशन पे, कहीं पे भी जाके, रात बैठे कि आप अपना माइंड को इंक्लाइन करो इस डायरेक्शन में, आप वहां जाओ, उनसे बातें करो, उनसे डिस्कस करो, वहां से आपको ग्राउंड लेवल की रियल प्रॉब्लम्स मिलेंगी। वंस जैसे ही आपको वो प्रॉब्लम एक बार पिक हो गई, मार्क माय वर्ड, आपके माइंड में 100% यूनिक सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आएंगे। ये ह्यूमन नेचर है, भगवान ने उसको दिमाग दिया है किसी भी पर्टिकुलर समस्या को एक नई तरीके से सोचने का, उसका सॉल्यूशंस देने का। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि प्रॉब्लम पे जितना ज्यादा वर्कआउट होगा टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम, उतना ज्यादा यूनिक नेक्स्ट सॉल्यूशंस देने की होगी। वंस यू पिक द प्रॉब्लम किसी भी सेक्टर में जहां उसका इंटरेस्ट है, वंस यू पिक द प्रॉब्लम, आप तुरंत अपने एक ग्रुप बनाइए, चाहे उसमें माता पिता को रखिए, चाहे अपने फ्रेंड्स को रखिए, चाहे अपने कॉलेज दोस्त, किसी और कॉलेज के बच्चों को रखिए, वो थिंक टैंक बना लीजिए। उस प्रॉब्लम को फ्लोट कीजिए, उनसे यूनिक सॉल्यूशंस मांगे, क्या इसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वंस उसे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस बनेंगे तो ये आपकी अपने आप एक जिद बन जाए, क्योंकि आपने उसके पीछे वर्कआउट किया है, मेहनत करी है, आप जमीन पे उतरे हो जाके, तो आपके अंदर विजन खुद क्रिएट हो जाएगा। यार ये मेरा विजन है, इसका सॉल्यूशंस मुझे विजन देके सोसाइटी तक, फार्मर की सोसाइटी को जाके मुझे बेनिफिट पहुंचाना है, ये मेरी जिद है, मेरा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी, वो जो प्रॉब्लम को जब सर्च कर रहे हो गए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्फ डेवलप हो जाएगी आपके अंदर कि मेरा विजन और मिशन आपका तय हो जाएगा, आपके अंदर जिद आ जाएगी, टीम बिल्डिंग क्वालिटी आपकी आ जाएगी जब आप थिंक टैंक बनाओगे। फिर आगे की जर्नी कैसे करनी है, इंक्यूबेटर्स उसकी कैसे हेल्प करेंगे, या उसका कॉलेज कैसे हेल्प कर सकता है, उसके कॉलेज में क्या 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 चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर उसे चाहिए, कितना फंडिंग सपोर्ट चाहिए, कितनी नेटवर्किंग चाहिए, कितने कोलैबोरेशंस के साथ वो आगे बढ़ सकता है, वो उसके बाद उसका सेल्फ स्टेप अपने 1 बाय 1 उसका आगे होने चलते चले जाएगा। स्ट्रेटजी एक तो कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट है और स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। मैंने आपको भेजा भी था कि मैंने वो आर्टिकल्स के थ्रू भी अपनी बात पहुंचाई है वहां तक। जो एक कैंपस पीरियड है वो इस R&D को करने के लिए, प्रॉब्लम्स पे R&D करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एनरोल होता है आके, तो उसके पास 4 साल है ग्रेजुएशन के जहां पे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ
इन रिसर्च को करने में, मार्केट पे रिसर्च करने को अपना टाइम लगा, उस पर कोई हेडक नहीं है उस टाइम पे कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी बना देनी है, एकदम कुछ भी है। वो अपने स्टार्टिंग के 1 से 2 साल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में लगा सकता है, उस सेक्टर में जाके सब कुछ करके विजिट करके, उसको बहुत टाइम है, आराम से वो कर सकता है उस चीज पर। तो ये स्ट्रेटजी वो कॉलेज कैंपस के पीरियड में अगर ड्रॉ करता है तो डेफिनेटली है कि वो 80 से 90% उसकी 100% सक्सेस तय है कि आफ्टर कॉलेज कैंपस या कॉलेज कैंपस में रहते रहते वो अपने स्टार्टअप को लॉन्च कर सकता है आराम से, और उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आलोक जी आपने। चाहे वो स्टार्टअप हो या हमें किसी को विरासत में मिला हुआ बिज़नेस हो, यदि आप पैशनेट नहीं हैं अपने काम को लेकर या अपने स्टार्टअप को लेकर, तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी हम कभी स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं, यदि कोई स्टार्टअप कर रहा है, तो हमारे पास काफ़ी एडवाइस होती है देने के लिए। काफ़ी लोग तो ये कहते हैं कि आप अपने बिज़नेस को नेटवर्क करें, आप कोलैबोरेशन करें। तो ये जो कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग किस तरह से किसी सक्सेसफुल स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली अगर मैं इनोवेशन की बात करूं तो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, कोलैबोरेशन तो बहुत जरूरी है आज की डेट में। इंडिया में भी आप देखिए, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो जितना बड़ा नेटवर्क है उसकी इतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। सो नेटवर्क आज इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ही बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है जब से हम 4G 5G की तरफ बढ़े हैं। और जितना डिजिटलाइज हुआ है हमारी इकोनॉमी, जितनी डिजिटल में हम लोग जितना ज्यादा चले गए हैं, तो अब ऐसा लगता है कि यूएस, अमेरिका या जापान, दूसरी कंट्रीज भी सब ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब हम आज यहाँ पे कल वहां पे, सब फेसबुक, सोशल मीडिया, मतलब बिल्कुल कनेक्टेड है। किसी की भी गाइडेंस आराम से ले सकते हैं। इवन दो मुझे बहुत अपने कंफर्ट, मतलब बहुत मुझे कंफर्ट फील हुआ है लिंक्डइन से, कि मैं किसी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ वहां से, एमडी से भी बात कर सकता हूँ, बड़ी कंपनी के एमडी से भी बात करता हूँ, रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, और आराम से कई चीजें, सोल्यूशन बहुत प्रोबेबल मिल जाता है। तो सिमिलरली स्टार्टअप के लिए भी, बट बहुत प्रिकॉशनरी, क्योंकि उनका जो आइडिया है वो उन्होंने मेहनत करी है अपने प्रॉब्लम के ऊपर, और फिर थिंक टैंक बना के एक सोल्यूशन भी लेके आए हैं। तो हाँ, ओपनली किसी से डिस्कस ना करें कि मैं क्या इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, उसे मतलब पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, बेबी स्टेप्स में डिवाइड करें। जहां वो हर्डल्स आ रहे हैं, जहां बॉटलनेक्स आ रहे हैं, वो बॉटलनेक्स आप कोलैबोरेशंस के थ्रू हटा सकते हैं। जैसे कोलैबोरेशंस भी आप एकेडमिया साइड कीजिए, R&D इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ अपने कोलैबोरेशंस बढ़ाइए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए वहां के प्रोफेसर्स के साथ, वहां के साइंटिस्ट के साथ। एकेडमिया में अच्छे अच्छे IIT NIT के प्रोफेसर से अपना आप लिंक बढ़ाइए वहां पे। फिर इंडस्ट्री में आप जो प्लांट हेड हैं, प्लांट हेड जितने भी हैं, जो हर इंडस्ट्री में उसका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड से, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस बढ़ाइए। होगा क्या, जब आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे, चैलेंजेस को फाइंड आउट करोगे, तो उस सेक्टर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज काम कर रही होंगी। हाँ, वो अपने सोल्यूशंस नहीं दे पा रही हैं, उससे मिलती जुलती कुछ काम कर रहे हैं वो लोग। तो जब आपके सामने, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना हमने कह दिया कि आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कीजिए, रिसर्च लाइए, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कई बार डिप्रेशन भी आता है, अपना डाउनफॉल भी आता है कि यार मुझे यूनिक सोल्यूशन नहीं आ पा रहा, मैं कहीं फंस रहा हूं। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब आपका नेटवर्क और कोलैबोरेशंस काम आता है। यू हैव टू डिस्कस इट विद द इंडस्ट्री पर्सन, विद द प्रोफेसर्स, विद द रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट। आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की भी ले सकते हैं। कोलैबोरेशंस आपकी सोसाइटी में भी हो सकता है, वहां से फीडबैक भी आपको मिलेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इसको इस तरह से सोचोगे तो इस तरह से चीजें आपके सामने सोल्यूशंस आएंगी। दैट इज वन पार्ट। फिर कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का सबसे बड़ा है, जब आप फर्दर स्टेज में उसे आगे ले जाते हो, जब प्रोटोटाइप में लेके आते हो अपने आइडिया को, उसे एक फिजिकल फॉर्म में लेके आते हो, अपने आइडिया को उतारते हो सामने लाके पूरा अपना, तो उसमें कुछ रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको नीड होती है। हर स्टार्टअप एक यूनिक है, वो यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है वो सारे इंफ्रा एक जगह से मिल जाए, सारी लेबोरेटरीज एक जगह मिल जाए, सारे इक्विपमेंट जो यूज हो रहे हैं वो एक जगह मिल जाए। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट पे उसे यूज हो सकते हैं। तो जब वो कोलैबोरेटिवली भी काम करता है, तो उसके अगर वो रिसोर्सेज नहीं है, तो उसे बिल्कुल टू द पॉइंट पता होगा, यार ये इक्विपमेंट यहाँ मिल सकता है, ये मशीन मुझे IT मिल सकती है, ये मुझे इंडस्ट्री में मिल सकती है, ये इक्विपमेंट मुझे वहां मिल सकता है। प्लस अगर उन्हीं इंडस्ट्रीज को उनके कुछ जो पिचिंग है उनकी, या जिस सॉल्यूशंस पे वो काम कर रहे हैं, वो सॉल्यूशंस उन्हें ही पसंद आ सकता है, तो हो सकता है वही इंडस्ट्री और वही नेटवर्क से आपके बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बन जाएं आपके ही स्टार्टअप में, फर्दर स्टेज पे, ग्रोथ पे, गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज में, वो आपका बहुत बड़ा क्लाइंट बन जाए खुद ही। तो नेटवर्क का फ्रॉम A to Z बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी यही लगता है कि कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग से आप अपने आप को मार्केट में उतारते हैं लोगों के बीच, और काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आपको और मिल जाते हैं ग्रोथ जाते हैं वहां से। बिल्कुल, बिल्कुल।
चलिए इसी के साथ मुझे बताइए कि मेंटरशिप और मैं कहूँ सपोर्ट नेटवर्क्स, आप खुद एक मेंटर हैं, आप खुद एक टेक्निकल काउंसलर हैं, तो एक स्टार्टअप की जर्नी में क्या रोल प्ले करता है ये मेंटरशिप और ये सपोर्ट नेटवर्क? मेंटरशिप तो स्टार्टअप में ही नहीं, मतलब स्टूडेंट्स एक जर्नी से जाता है तो हर किसी को अपना एक एक्सपीरियंस होता है, तो हम भी फर्दर मेंटरशिप लेते हैं अपने ऊपर से, अपने लीडरशिप से। सो मेंटरशिप आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग करता है। तो जब भी स्टार्टअप एक ऐसी जर्नी है, बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, मतलब एक वर्ड में कहूँ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। उसमें डे नाइट, डे टू डे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत सारे सीसॉ हैं। कभी लगेगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कभी लगेगा यार कुछ नहीं है। मैंने कई सारे फाउंडर्स को देखा है बात करते हुए, कभी उनके चेहरे एकदम किसी दिन बहुत चमकते हैं जब रिजल्ट आ रहे होते हैं, और कई समय ऐसा जाता है जब उन्हें लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, किसी जगह मैं निकल नहीं पा रहा। तो वहां कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जहां वो अपनी बातों को खुल के रख सके, बिना किसी सोच के, बिना किसी मतलब रेजिस्टेंस के वो उनकी बातों को कह सके और उनसे कुछ गाइडेंस ले सके। कि हो सकता है, मैं नहीं कहता कि हर मेंटरशिप उन्हें कोई ना कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशंस दे देगी, बट उन्हें एक मेंटल एक स्ट्रेंथ देती है, उन्हें कॉन्फिडेंस देती है। और हो सकता है उस मेंटर के पास वो मेंटर भी उनके साथ एसोसिएट हो बहुत अच्छी तरह, और उनकी कुछ जिम्मेदारियों को वो अपने कंधों पे लेके उनको कहीं दूसरी जगह कनेक्ट करवाए जहां उसके कोलैबोरेशंस हो। सो मेंटरशिप इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे उन बॉटलनेक्स को उस टफ पीरियड में उनको गाइड किया जाए कि अब आप ऐसे नहीं, कुछ इस तरह से चलो आगे जाके, तो ये बॉटलनेक से आप निकल जाओगे। और सबसे बड़ा मेंटर का काम है कि उसका जो एक फर्दर नेटवर्क है, उस नेटवर्क के थ्रू कैसे उनके जो चैलेंजेस हैं डे टू डे, जहां वो उस टाइम मतलब बॉटलनेक्स में अटके हुए हैं, वो बॉटलनेक्स को कैसे रिमूव कर सकता है। तो मेंटरशिप यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। तो स्टार्टअप के पास उतना बैंडविड्थ नहीं होती, स्पैन नहीं होता कि वो वेट कर पाए। उसे क्विक सोल्यूशंस चाहिए एकदम, कि कोई चीज अटकी है तो बहुत जल्दी उसे रिमूव करना है। कहीं ना कहीं वो एक जो मार्केट में रेस है उस चीज में, कहीं ना कहीं वो पीछे होता ना चला जाए। तो वो मेंटरशिप एंड सपोर्ट से काफी चीजें आगे निकल जाती है उस चीज में। बिल्कुल, बिल्कुल। आलोक जी मुझे बताइए कि आपके नज़रिए में अगर हम बात करें, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल और सस्टेनेबल स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टार्टअप को बनाती है। तो मुझे बताइए कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं? हाँ, डेफिनेटली देखिए, फैक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैंने आपको एक जर्नी बताई कि पूरी एक फ्रॉम प्रॉब्लम से लेके आइडियल से लेके फिर उसे प्रोटोटाइप में लेके आने से लेके एमवीपी से लेके ग्रोथ से लेके मार्केट में लॉन्च से लेके मार्केट में ग्रोथ तक लेने के लिए और बिग एक स्ट्रक्चर बनाने के। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो कई सारे स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री है, रिसर्च है, मार्केट है, सोसाइटी है, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है उसका, वो इनोवेशन से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट लाने चाह रहा है। तो सोसाइटी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है उसके लिए, कि वो अपनी समस्याओं को कैसे बताते हैं, उनके सामने कैसे रखते हैं। फिर वो प्रोटोटाइपिंग में आते हैं तो इंक्यूबेटर्स बहुत बड़े, एक कॉलेज कैंपस कह लो उनका, कॉलेज कैंपस में जो इनको इंक्यूबेशन सेल्स होंगे या एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स होंगे, उनकी फैकल्टी होंगी, और वो बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है उन स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहा है। अगर वो कुछ एक प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे आ चुका है, दे वांट टू इंक्यूबेट इन डिफरेंट आईआईटीज और इंक्यूबेटर्स लाइक अस, अटल इंक्यूबेशन सेंटर या अटल इनोवेशन मिशन का सपोर्ट लेना चाह रहा है, तो वो इंक्यूबेटर्स में वहां की टीम, जैसे मेरी टीम है, मैं हूं, और भी मेरे नेटवर्क्स हैं, वो सब उसके लिए स्टेक होल्डर्स हैं। फिर आगे वो बढ़ता है जर्नी में कि कैसे उसे लॉन्च करना है, इन्वेस्टर्स कैसे चाहिए, फंडिंग कहां से आएगी। तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज है, वो भी उसके लिए स्टेक होल्डर हैं। उसके बाद जितने एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, वो सब भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो आई थिंक मुझे सकता है ऑलरेडी इंडिया में 2016 से लेके अभी तक बहुत अच्छा स्टार्टअप, एक हेल्दी स्टार्टअप इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, और बहुत लॉजिकली और बहुत इंटेंशनली, बिल्कुल प्योर प्लानिंग के साथ एक टीयर 4 सिटी से लेके टीयर 1 सिटी के सारे आईआईटीज को, एनआईटीज को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री होल्डर्स को, सारे सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए सबको वो एक प्लेटफॉर्म पे बहुत ही लॉजिकल तरीके से लेके आए हैं। तो गवर्नमेंट ने ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन किया है। अब जो काम है जिसे और सपोर्ट कर सकते हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स हैं।
अगर एज अ कॉलेज डायरेक्टर मैं अपने इनोवेटिव, जो मेरे स्टूडेंट्स इनोवेटिव आइडियाज कर रहे हैं, उसको मैं प्रिजर्व करता हूं, उसको मैं सपोर्ट करता हूं आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो ये स्टार्टअप सिस्टम और स्ट्रांग बनेगा। अगर इंक्यूबेटर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से करते हैं, पार्टनरशिप अच्छे करवाते हैं, कोलैबोरेशन अच्छे करवाते हैं, उनको डे टू डे उनके साथ 365 डेज पूरे साल 24/7 पूरी इंटेंशन के साथ लगते हैं, मदद करते हैं, स्टार्टअप सिस्टम और मजबूत होगा। हम अगर इंटेंशनली अच्छे से, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से उन स्टार्टअप फाउंडर्स को हम मदद करते हैं कि ये हमारे देश की इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे, हमारे देश के जितनी भी चैलेंजेस हैं उसको इंप्रूव करके लेके आने के लिए ये अपना इन्होंने लाइफ इसके अंदर उतार दिए, तो हम अपनी उस शिद्दत के साथ उनको अगर मेंटरशिप करते हैं तो स्टार्टअप इकोसिस्टम सपोर्ट बनेगा। अगर जितने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादा अपना उसे बिजनेस फोकस ना करें कि वो भी बिजनेस ओवर बिजनेस बना रहे हैं स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर वाकई में वो उन्हें बहुत प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उनके साथ लगे रहते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो हमारा ये स्टार्टअप सिस्टम और ज्यादा सपोर्ट बनेगा। गवर्नमेंट अगर और फंडिंग स्कीम्स लाती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनके साथ करती है और अच्छी स्कीम्स लेके आती है जहां पे उनको प्रोटोटाइपिंग फंड और ज्यादा मिले, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने सिस्टम को और ज्यादा टेक सेवी करें और रेगुलेटरीज बहुत आसान कर दें स्टार्टअप्स के लिए कि स्टार्टअप इजीली अपने आप को उस बॉडी में जाके काम कर पाए, उनके जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं, उनके द्वारा बनाए हुए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कोई रूल बना दे ऐसा इजी कि आराम से वो वहां पे डिप्लॉय कर पाए अपना थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या जिस भी सेक्टर्स की हम बात करें। तो ये लोग सारे की स्टेक होल्डर अपनी अपनी जगह अपनी ड्यूटी को बहुत अगर 100% और आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनोवेटिवली वो भी उनकी हेल्प करते हैं, तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है जो मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत का एक सपना रखा है, वो 4-5 साल पहले ही पूरा ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा बिलीव है। बिल्कुल ऐसा ही होगा आलोक जी, हम आशा करते हैं। बाकी आज का जो समय है या मैं कहूँ ट्रेंड है, उसकी अगर हम बात करें तो ऐसे कौन सी ट्रेंड्स या टेक्नोलॉजीज है जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं जो कि करंट इनोवेशन इन स्टार्टअप को शेप करता? देखिए जो करंट, देखिए टेक्नोलॉजीज तो बहुत चल रही है ऑलरेडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात खूब जोरों शोरों पे चल रही है इस टाइम पे, और डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज में दम है कि वो किसी भी प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशंस को बनाने में, बिल्ड करने में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल, उसे बहुत आसान से एक्सप्रेस करने में वो टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस तो इंडिया में हुए ही हैं, अब इंटरनेट का पूरे टाइम है, कनेक्टिविटी बहुत आसान है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईओटी हो गया, डीप लर्निंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हुई, क्लाउड पे सारा डेटा जा रहा है, ये सारी टेक्नोलॉजीज ही आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर द स्टार्टअप फाउंडर्स की फाउंडर्स को टीम बिल्ड अच्छा करना आना चाहिए। हो सकता है कोई फाउंडर नॉन टेक बैकग्राउंड का हो और कोई टेक प्रॉब्लम को उसमें रिजॉल्व कर रहा हो, अगर उसके अंदर टीम बिल्ड करने की क्वालिटी है तो वो अच्छे टेकीज लेके आ सकता है अपनी टीम में, उसे को फाउंडर बना सकता है या सीटीओ बना सकता है, डिफरेंट पोजीशंस को देके। तो टीम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको इन टेक्नोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग हो, इन टेक्नोलॉजीज की नॉलेज हो। हाँ, एक मेरा सजेशन रहेगा कि सिस्टम सिमुलेशन आज की डेट में एक वर्ड चल रहा है काफी, तो सिस्टम सिमुलेशन एक ऐसी चीज है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई बना रहा है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई मोटर डिजाइन कर रहा है किसी के लिए, तो पहले क्या होता था, इंडिया में वो इलेक्ट्रिक मोटर बनेगी, फिर वो बन के फिर किसी सिस्टम में जाके लगेगी, तो देन चेक होगा कि वो सिस्टम कैसा काम कर रहा है। हो सकता है वो उतना एप्रोप्रिएट काम करे और हो सकता है ना करे, अगर नहीं करेगा तो निकलेगी, वापस आएगी, फिर खुलेगी, फिर उसके अंदर R&D होगी, इटरेशंस होंगे, फिर होंगे। तो अब सिस्टम सिमुलेशंस मार्केट में आ गया है कि डिजिटल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, आप वो पूरा जो भी सिस्टम है जिसमें वो मोटर लगानी है जो भी है वो आप पूरा डिजाइन कर सकते हैं, वो मोटर भी डिजाइन कर सकते हैं, मोटर फिट करके देख सकते हैं, उसकी R&D वहीं देख सकते हैं, आपको जो पैरामीटर्स चाहिए वो उस पर कंप्लीट कर सकते हैं, और देन आफ्टर आप उसे फिजिकल तौर पे उसे बनाने के लिए उतर सकते हैं। तो ये आपको काम आसान कर देता है कि आपका पैसा, क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ सबसे बड़ा है फंड मैनेज करना, फंड की बहुत ज्यादा क्राइसिस होता है स्टार्टिंग से, तो फंड को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टार्टअप सिस्टम सिमुलेशंस की तरफ जाते हैं, अपने आइडियाज को अगर किसी प्रोटोटाइप में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो डायरेक्टली फिजिकल ना उतर के पहले आप उसको सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करके देख सकते हैं कि दिस इज माय सॉल्यूशंस, क्या ये उतना अप्रोप्रिएट आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
तो वो टेक्नोलॉजीज भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं, जितना स्टार्टअप यूज करेंगे उतना ज्यादा उनके सक्सेस होने के चांस ज्यादा हैं और जल्दी इंप्लीमेंट होने के चांस ज्यादा हैं। जी, जी, बिल्कुल। सही कहा आलोक आपने। मुझे ये बताइए आलोक जी कि अभी अगर हम बात करें हाल ही में ऐसा कोई एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुआ हो या ऐसा कोई एडवांसमेंट हुआ हो जो आप हमें बता सकें, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें उनको ये हेल्प करे। तो मुझे बताइए ऐसा कुछ हुआ है अभी हाल ही हाँ, में? देखिए, जहां तक एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मैं ही अटल इनोवेशन से मिशन से एसोसिएटेड हूँ और आई एम वेरी इम्प्रेस की, और मैं ऑनर्ड भी फील करता हूँ। मैं अटल इनोवेशन मिशन के मिशन में कहीं से आगे बढ़ रहा हूँ, उनको काम कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी अटल इनोवेशन मिशन ने बहुत सारे इंक्यूबेटर्स, आई थिंक 72 इंक्यूबेटर्स ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट्स में पुट किए हैं। वो इंक्यूबेटर्स ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे मेंटरशिप, कैसे पार्टनरशिप, कैसे कोलैबोरेशंस, कैसे फंडिंग स्कीम्स को वो ले पाए, गवर्नमेंट की क्या क्या फंडिंग स्कीम्स हैं उसके थ्रू वो उन सुविधाओं को ले पाए। तो रीसेंट डेवलपमेंट तो सारे अटल इनोवेशन मिशन ने ऑलरेडी कर ही रखे हैं, इसी पैटर्न पे वो आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी मैं कह सकता हूं कि एक मिटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ने अभी जेनेसिस स्कीम लेके आए, जेन नेक्स्ट सपोर्ट स्कीम करके है। उसमें बहुत अच्छा एक वो फंड लेके आ रहे हैं, प्रोटोटाइपिंग फंड। तो वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन्होंने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लिए रखा है। स्पेशली मतलब मार्क किया उन्होंने कि फॉर टीयर 2 और टीयर 3 सिटी स्टूडेंट्स, कि जहां पे जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, क्योंकि इंडिया का सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत बड़ा जोर है, आईओटी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे, चिप पे, इन सेक्टर्स के अंदर कुछ उनके पास प्रॉब्लम्स हैं और वो चैलेंजेस को फाइंड आउट करके उसके ऊपर कुछ अपना इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं और उसको एक स्टार्टअप के तौर पे डेवलप करना चाह रहे हैं। तो प्रोटोटाइपिंग फंड दे आर प्रोवाइडिंग, कि अगर आइडिया है उनके माइंड में और वो प्रेजेंट कर सकते हैं उस आइडिया को प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए, तो वो प्रॉब्लम प्रोटोटाइपिंग फंड वहां से उन्हें मिल जाएगा। अभी ये स्कीम उन्होंने लॉन्च कर दी है। दे आर फाइंडिंग द इंक्यूबेटर, किस इंक्यूबेटर के थ्रू वो देना चाहेंगे, तो इन सिलेक्शन प्रोसेस में है, बट सूनर एंड लेटर वो जल्दी अब फाइनल हो जाएगी। तो जैसी होगी हम थ्रू इंक्यूबेटर सारे स्टूडेंट्स को वो मतलब फ्लोट भी करेंगे, बताएंगे भी, और उन सिटी के बच्चे उस फंड को यूज करके वो प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं इसे आगे अपने बिजनेस मॉडल में ले जा सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक रीसेंट डेवलपमेंट है। बाकी एम की वेबसाइट पे जाएं वो लोग, एम पे सारे अपडेट चल ही रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ही एक सीक्वेंस वे में अटल ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखिए, वो 12th कॉलेजेस तक के लिए अटल टिंकरिंग लैब भी लेके आए हैं कई स्कूल्स में। तो उनका पर्पज ही वही है कि बच्चा 9, 10, 11, 12 से अपने आइडिया को धीरे धीरे क्या करना चालू कर दे, इंप्लीमेंट करना चालू कर दे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा। मैं एक जगह गया था, कम से कम 103 स्टेम प्रोजेक्ट को मैंने एवेल्युएट किया था वहां। आप बिलीव नहीं मानेंगे, वहां 4th स्टैंडर्ड का बच्चा आया हुआ था, 4th स्टैंडर्ड का। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम 4th स्टैंडर्ड में हो, तुमने क्या बनाया? तो उसने कहा सर मैंने ऑटोमेटिक डीजे सिस्टम बनाया है। तो मैंने कहा ऑटोमेटिक डीजे सिस्टम क्यों बनाया? कह रहा सर जब भी मैं पार्टी में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहां पे ना, पार्टी में लोग, बड़े बड़े लोग ना डीजे पे बहुत पैसा फूकते हैं। इतना पैसा फूकने की जरूरत नहीं है, तो हम खुद भी अपने घर में एक डीजे सिस्टम बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि उसने क्या बनाया है, मुझे वहां से मैं कोई इंप्रेस नहीं, मैं इतना नहीं इम्प्रेस था, इतना नहीं, लेकिन द वे उसने जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है उससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि 4th ग्रेड का स्टूडेंट, 4th क्लास का बच्चा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है, देन वो सॉल्यूशंस प्रपोज कर रहा है। इसलिए मैंने अपनी स्टार्टिंग टॉक में कहा था कि सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। मतलब आप, हमारी जो माइंडसेट होना चाहिए वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके देन उसमें यूनिक सॉल्यूशंस देने का होना चाहिए। तो जो इंडिया के अंदर इस टाइम एक कल्चर चल रहा है ना कि 4th ग्रेड का स्टूडेंट्स भी इनोवेटिवली सोच रहा है, वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, कुछ कहीं जा रहा है तो देख रहा है यार ये चैलेंजेस है हमारे देश के, यहाँ पे इतना पैसा नहीं लगना चाहिए। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं। जैसे मैं भी ये सोचती थी कि बच्चे आजकल रील्स पे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन बच्चे कहीं-कहीं इनोवेशन में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, बढ़ती टेक्नोलॉजीज़ हुई। इसी के चलते हमने देखा कि कोडिंग भी बच्चे कम उम्र में सीख रहे हैं। तो रुचि भी है बच्चों की और बच्चों का इसमें रुझान भी ज़्यादा हो रहा है। एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, कोडिंग की आपने बात करी तो इस पे भी मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं चीज चल रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। नो डाउट बच्चा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं कोडिंग की तरफ
और सीधे कहें कि आईटी या कंप्यूटर साइंस सेगमेंट की तरफ ज्यादा डेविएट भी हो रहा है, बट मैं उनको भी ये सजेशन है, वो भले ही एक कोडिंग सेक्टर पे काम कर रहे हैं, एक एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, कोड लिखने पे काम कर रहे हैं, बट वो सेक्टोरल जरूर हो, मतलब वो सेक्टर से दूर ना हो, वो एग्रीकल्चर को समझें, वो मैन्युफैक्चरिंग को समझें इंडिया की, वो टेक्सटाइल सेक्टर को समझें, जो उनका इंटरेस्ट एरिया वो सेक्टर्स को जरूर समझें। तभी तो वो अपनी कोडिंग स्किल्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, जो भी टेक्नोलॉजीज वो आज की डेट में सीख रहे हैं, वो उन सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर पाएंगे, तब समझ पाएंगे। तो उनका इन सेक्टर्स को भी समझना अपने कॉलेज पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि ये ग्राउंड लेवल पर उतर के ही समझ सकते हैं। तो जितने डायरेक्टर्स हैं कॉलेजेस के, जितने फैकल्टीज हैं, वो भी उन्हें मोटिवेट करें कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सेक्टोरल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और देन आप सेक्टर वाइज उन्हें अप्लाई करना चालू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आलोक जी आपने। प्लस मैं तो ये भी कहूंगी कि आपके जैसा मेंटर या टेक्निकल काउंसलर हर कॉलेज में होना चाहिए, ताकि उभरते हुए बच्चों को एक आइडिया और एक इनोवेशन, अगर उनमें थोड़ी सी भी चमक है तो आप उसको एक बहुत ही अच्छा शेप दे देंगे, रूप दे देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम भी यही सोचते हैं कि हम कर वैसे कुछ नहीं कर, बट एक मोटिवेशन जो पीछे होता है, फिर डिसिप्लिन जो बनता है उसके साथ आके, वो उसे कहीं ना कहीं पुश देता है उस चीज को करने के लिए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और कई लोग कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर रिस्क है, रिस्क बिल्कुल नहीं है। आप बिलीव मानिए, आप 4 साल 40 सब्जेक्ट पढ़िए किसी भी कॉलेज में, मैं कहता हूं आप प्रॉब्लम पे काम कीजिए, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशंस को देते हुए आप 40 किताबें पढ़िए, रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। आपको जितनी नॉलेज उस प्रॉब्लम को बनाते हुए, उसके सोल्यूशंस देते हुए किताबें पढ़ने पे होगी, आप डायरेक्ट किताबें पढ़िए, आपको नहीं होने वाली, और वो आपकी परमानेंट नॉलेज होगी, क्योंकि आपके माइंड में कुछ समस्याएं थी, कोई आपका एम था, ऑब्जेक्टिव था, उसको आपको अचीव करने के लिए आपने वो 40 किताबें पढ़ी उतर के। तो ड्यूरिंग दैट स्टडी पीरियड जो आप 40 किताबें पढ़ोगे उसका सोल्यूशंस देने के लिए, वो आपकी परमानेंट नॉलेज होगी। नोबडी कैन स्टॉप देम, और सो कोई नहीं छीन सकता उस चीज को, ना रोक सकता उस चीज को आने के लिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट की मदद से काफी बच्चों को एक आइडिया मिल गया होगा कि स्टार्टअप कैसे करना है, या कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे पहले आइडिया पे काम करना है, इन्वेंशन पे, और फिर रिसर्च पे। अच्छा दीपाली जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी बात पे। 2+2 4 4 आपने क्यों बता दिया इतनी जल्दी? मैं बताता हूँ क्यों बताया आपने। आपने स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम पढ़े कि नंबर क्या होते हैं, आपने साइन सिंबल पढ़ाए गए आपको कि सिंबल प्लस से ऐड होगा 4 आएगा। अभी यही क्वेश्चन मैं किसी इलिटरेट पर्सन से बात करूं, जिसको कुछ ना पता हो, जिसे नंबर सिस्टम ना पता हो, प्लस साइन ना पता हो, वो सोचेगा यार क्या पूछ लिया इन्होंने, ये है क्या, सिस्टम क्या है ये, वो एकदम भागेगा, डरेगा उस चीज से कि क्या चीज है। बिल्कुल किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके प्रोसेस को समझना। जितना स्मूथली आप किसी प्रोसेस को समझ जाएंगे, वो चीज उतनी ही आसान हो जाएगी। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इज जस्ट लाइक 2+2, नथिंग एल्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल एक सिस्टम बनाया गया है, जहां पे एक सबसे स्टेक होल्डर सबसे बड़ा हमारा यूथ है, उसके माइंड में एक आइडिया है, और उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में लॉन्चिंग स्टेज तक है, जहां वो अपनी कंपनी बिल्ड कर पाए, और जॉब सीकर ना बनकर जॉब क्रिएटर बन पाए, और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करे इनोवेटिवली। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ हम हमारे पॉडकास्ट के एंड पर आ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सारे क्वेश्चंस का इतनी शांति से और इतने अच्छे सुझाव देने के लिए। बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू। अगर मेरी वजह से किसी को भी कुछ बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है, हो पाता है, तो मुझे इंटरनल बहुत फीलिंग, मतलब अच्छी फीलिंग आती है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। Thank you. And that's all from me, guys. For more such informative videos, subscribe to our channel, Millennium Times.